नमस्कार, गुड इवनिंग। आप जैसा सबको पता है, सैटरडे को हम एक्सपर्ट टॉक का ये प्रोग्राम रखते हैं और इस प्रोग्राम में हम बुलाते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर को, जो कि उस फील्ड के बारे में जानकारी देते हैं और वो जानकारी हमारे पर्सनल लाइफ से, हमारे बिजनेस लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ऐसे ही हमारा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है हमारी लाइफ का, वो है आपका फाइनेंस का पार्ट। फाइनेंस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम सेविंग कैसे करें, सेविंग का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें। आज अगर हम देखें तो इस जो दौड़ती भागती जिंदगी में हम, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, और हम इतने ज्यादा बिजी होते हैं अपने प्रोफेशन में या किसी भी बिजनेस में कि हमें जो अपने पैसों का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं आता। और बात आती है जहाँ सेविंग की, कैसे हम सेविंग करें, सेविंग में हमें किस पर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ हमको पैसा लगाना है, गोल्ड में लगाना है, रियलिटी स्टॉक्स में लगाना है, मार्केट में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, वो सारा एक कंफ्यूजन का पार्ट होता है। और आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री पीयूष कुमार जी बंसल। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष कुमार जी। आपने आज समय निकालकर आज आप हमारे इस चैनल पर हमारे साथ आप जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं ये प्रोग्राम शुरू हो, पीयूष जी अपनी जो है एक्सपर्ट जो आज जानकारी है वो जानकारी आपको शेयर करें और बहुत कुछ आपके जो कंफ्यूजन है उनको आपको आज क्लैरिटी मिलेगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीयूष जी का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आप सभी को। पीयूष जी इस समय HSBC AMC कंपनी में AVM है, एसोसिएट वाइस AVP है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है, और ऑल ओवर राजस्थान का जो सेल्स जो है वो उसको संभालते हैं। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट है। आपका 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें। पहले भी 2 डिफरेंट AMC को आपने संभाला था। अब आपने MBA किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और आज आप अपने जो आज जिस टॉपिक पर आप स्पेशली बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में मैं आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं। आज जो बात होगी वो बात होगी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की। कैसे हम शॉर्ट टर्म गोल रखें, मीडियम टर्म गोल रखें, लॉन्ग टर्म गोल रखें, कैसे हम गोल्स को आइडेंटिफाई करें, गोल को आइडेंटिफिकेशन करने की प्रोसेस हम सारी समझेंगे। और ये जो मिस्टेक्स हम करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल को कैलकुलेट करने में, वो मिस्टेक्स के बारे में हम जानेंगे, कुछ कैलकुलेशन मेथड के बारे में हम जानेंगे, और कितना रोल है इक्विटी का, मार्केट की जर्नी कैसे होती है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स अभी तक कितने मिले हैं, क्या क्या ऑप्शन हमको अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये सारी जानकारियों का आज बुलंदा जो है हमारे सामने आज उपस्थित है पीयूष कुमार जी के साथ। पीयूष कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत मैं अगेन करता हूँ। प्लीज आप जो है अपना थोड़ा सा आप और बताएं, और आपका प्रोग्राम जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसको आप बताएं, जिससे हमारे दर्शक लाभान्वित हो सके। Thank you, Mukesh sir, for such kind of introduction, and really you are creating a pressure to me to deliver a better financial planning or to suggest some good investment so that जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं या जितने भी आपके दोस्त हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसमें हम लोग कुछ आपके साथ में वैल्यू एडिशन कर पाए। तो मेरा जनरल अपना जो टॉपिक था गोल बेस्ड प्लानिंग, बट अगेन आपने एक बात अच्छी बोली कि हम लोग सेविंग बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं वहीं से अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करना चाहूंगा। और टॉपिक स्टार्ट इसलिए करना चाहूंगा सेविंग से, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो है ना सेविंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सेविंग के साथ में और इन्वेस्टमेंट में दो में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, और उस पर मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद में मैं गोल बेस्ड प्लानिंग पे आऊंगा। एक्चुअली क्या था, जितने भी इंडियन इन्वेस्टर हैं या जितने भी हम लोग इंडियन कम्युनिटी है, हम लोग सेविंग बहुत अच्छा करते हैं सर, हम बचाते बहुत अच्छा है सर। तो सेविंग एक पार्ट है जिसमें हम लोग अपने फाइनेंशियल को प्लान करे बिना पैसा तो बचा लेते हैं सर, लेकिन वो पैसा बचाने के साथ में और एक हम उसके साथ में गोल अटैच कर दें और उसके बाद में उस पैसे को हम यदि आगे इन्वेस्ट कर दें, तो आई थिंक हम लोग जो है अपनी जिंदगी में काफी कुछ अपना वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। नो डाउट हम लोगों ने अभी तक जो फाइनेंशियल सेविंग की है, जो हम लोगों ने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थे वो बेस्ट थे आज तक की डेट में। बट अगेन जब भी नया जनरेशन आया है, नए नए इन्वेस्टमेंट के टूल अपने पास में अवेलेबल हुए हैं, और वो नए इन्वेस्टमेंट के टूल को यदि हम यूटिलाइज करें तो बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग भी होगा और बेटर वेल्थ क्रिएशन भी होगा। तो अगेन सेविंग प्लस आपके साथ में कोई भी गोल एसोसिएट करो, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी हो गया। तो दिस इज अ शॉर्ट, आई वुड से कि थोड़ा सा एक शॉर्ट में सेविंग गोल इज इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया। तो अभी अपन आगे इसी मेथड पे पूरा डिस्कशन करेंगे। होप दैट इक्विटी का क्या रोल है अपने सेविंग में, ये हम लोग डिसाइड करेंगे,
और कितना हमें इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, क्या रिस्क उसके साथ में इन्वॉल्व है, वो सब चीज हम लोग अभी थोड़ा सा अपने डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अपना ब्रीफ इसमें अपना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में हम लोगों के पास में क्या एवेन्यू थे और अभी इंडिया पॉपुलेशन क्या है वो हाईलाइट करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी तक जो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू थे वो आपके पास में एफडी था, एलआईसी था, पीएफ था और करेंसी था सर, जिनमें और चौथा अपना जो पांचवा अपना जो मेन प्रोडक्ट था म्यूचुअल फंड बोल दो आप या इक्विटी बोल दो सर। तो अभी तक जो मेनली एसेट क्लास है हम लोगों का जो मैक्सिमम पैसा डिप्लॉय हो रखा है वो डिप्लॉय हो चुका है अपना पैसा एफडी में या आपके एलआईसी में या पीएफ में सर। एक ये सर्किल बना के हम लोगों ने हाईलाइट किया है कि अपना मैक्सिमम पैसा जब इन्वेस्ट हो चुका है तो हम उस पैसे से और कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें जिससे कि हम लोग और बेटर रिटर्न डिलीवर कर पाए। तो अभी तक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास थे, हमारे पूर्वजों ने बोले या फिर हमारे दादा परदादों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से हम लोग आगे चल पाए, लेकिन अभी हमारे पास में आगे की जो फाइनेंशियल नीड है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है सर। पहले हम लोगों की फाइनेंशियल नीड जो थी वो थी रोटी कपड़ा मकान, बट आज की डेट में जो हम लोगों की फाइनेंशियल नीड है वो रोटी कपड़ा मकान पे काफी ऊपर जा चुकी है सर। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी तो हमारी सरकार भी बेयर कर लेती है सर, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की ऊपर की जिम्मेदारी कोई बेयर नहीं करेगा, वो हम लोगों को अपने साथ में गोल बेस्ड प्लानिंग करके ही अचीव कर सकते हैं। तो आज की डेट में डिमांड क्या हो गई है कि सबके पास में कार होनी चाहिए, फॉरेन वेकेशन होना चाहिए, आगे कुछ हम लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें वो सब हम लोगों को आज की डेट से अभी से प्लान करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपना फ्यूचर अपना सेव कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सर कि हम लोग सब कुछ गोल प्लान भी कर लेते हैं लेकिन गोल प्लान में कुछ मेजरली मिस्टेक हो जाती है। तो मैं मिस्टेक पहले हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि यदि हम लोग अपनी मिस्टेक को हटा देते हैं तो हम लोगों का गोल बेस्ड प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा बेटर वे में हो पाएगा। और गोल बेस्ड प्लानिंग में जो मेजरली मिस्टेक होती है वो मिस्टेक क्या होती है, या तो हम असेट जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाते, ये हम अंडर इन्वेस्टेड हो पाते हैं, या हम लोग लेट इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो मेजर 3 प्रॉब्लम होती है कि या तो हमने इन्वेस्टमेंट डिले किया, अभी हमने सोचा कि अभी नहीं 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करूंगा, तो इसके कुछ हैंड ऑन टूल है वो मैं भी आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि यदि हम अपना इन्वेस्टमेंट 5 साल 10 साल डिले करते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट अपने फ्यूचर कॉर्पस पे इकट्ठा होता है। तो मेजरली 3 जो अपनी मिस्टेक है गोल प्लानिंग की वो मैंने हाईलाइट की है। लेकिन अब गोल प्लानिंग की मिस्टेक तो हाईलाइट हो गई, लेकिन गोल आइडेंटिफाई करने में क्या हम लोगों को सोचना चाहिए, क्या हम लोगों को स्टेप लेने चाहिए, तो वो हम लोग एक छोटा सा डिटेल में 5 मिनट में टॉपिक के ऊपर डिबेट करूंगा। और उसमें क्या है कि सबसे पहले जो हम लोगों को देखना है वो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा गोल क्या है, हम जो पैसा बचा रहे हैं या जो हम लोग सेविंग कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। हमें डॉटर मैरिज प्लानिंग करनी है, या कोई घर खरीदना है 20 साल बाद, या चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कोई पैसा चाहिए, या 20 साल बाद हमें अपना घर बनाना है, या 25 साल बाद हम लोगों को अपना रिटायरमेंट लेना है। तो सबसे पहले जो मेजर काम है वो मेजर काम है कि अपने को अपना पहले गोल डिसाइड करना है। आज की डेट में क्या होता है, हमारे पास पैसा आया, हमने पैसा उठाया और किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डिप्लॉय कर दिया विदाउट ये चेक किए कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए अपना जो गोल है उस गोल को फुलफिल करेगा नहीं करेगा वो हमें आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे पास पैसा आया, हमने उठाया और सेव कर दिया, नहीं सर। अब सेव के साथ में और उसके साथ में हर पैसे के साथ में एक गोल अटैच करो, और गोल अटैच करके यदि आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को गोल आइडेंटिफाई करना है। गोल आइडेंटिफिकेशन में सबसे बड़ी इश्यू क्या आती है कि गोल सबके एक जैसे नहीं हो सकते। गोल किसी का होता है 2 साल बाद का है, किसी का 10 साल बाद का है, किसी का 20 साल बाद का है। तो गोल आइडेंटिफिकेशन के साथ में हम लोगों को ये भी बाइफरकेट करना है कि अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि गोल में शॉर्ट टर्म गोल कौन सा है, मीडियम टर्म गोल कौन सा है, लॉन्ग टर्म गोल कौन सा है। लेकिन गोल हम लोगों ने डिसाइड कर लिए और हमने अपना ये भी रेडी कर लिया कि हमें इतने रुपए चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अपना फाइनेंशियल एस्टेट तो देखा ही नहीं कि हमारे पास में इतना पैसा है, आगे कॉस्ट कितना होगा। तो मेन क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया कि 1 करोड़ रुपए का मेरे को नीड है सर आज की डेट के हिसाब से मेरे को घर खरीदने के लिए, लेकिन जब मैं घर खरीदने जा रहा हूँ 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, तो मेरे को लग रहा है कि 1 करोड़ तो कम था, 1.5 करोड़ का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ में इन्फ्लेशन है, उसके साथ में एडजस्ट हो गई। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स करना होगा कि मेरे पास में अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना है, आगे मेरा एक्सपेंडिचर कुछ बढ़ेगा क्या, और जो मैंने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है आज की डेट में कॉस्ट उसका इतना है, फ्यूचर कॉस्ट कितना होगा, वो सब चीज हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि पर्सन जो उस गोल को डिसाइड किया है उसके और उसका जो भी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म गोल है उसके हिसाब से उसके रिस्क प्रोफाइलिंग हम लोगों को
करनी चाहिए इंटरनली कि हम अपने असेट में कितना एग्रेसिव अलोकेशन ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एफडी जो है आपका बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी जो है थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मैं रिस्की इसलिए बोलूंगा क्योंकि वॉलेटाइल होता है। रिस्की ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, वो हम लोग अभी आगे टॉपिक पे आएंगे, लेकिन इसके में हमें अपना रिस्क प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें रिस्क कैपेसिटी कितनी है। रिस्क कैपेसिटी के साथ में हम अपने को गोल का डिजाइनिंग करेंगे कि अभी हमारे पास में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, एफडी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड है, कहाँ पैसा डिप्लॉय करें। लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म गोल के लिए अलग प्लानिंग होगी, लॉन्ग टर्म गोल के लिए अलग प्लानिंग होगी। लॉन्ग टर्म गोल है तो एग्रेसिव प्लानिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल है थोड़ी कंजर्वेटिव प्लानिंग करेंगे। उसके बाद में यदि आपका गोल 20 साल का है तो हर साल पे बैठ के उस गोल को देखेंगे कि मेरा गोल के साथ में कितना डिस्टेंस अभी बाकी है, जो मैंने प्लान किया था वो हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स से यदि मैंने प्लान किया था गोल 5 साल बाद का और मेरा गोल 4 साल में मेरे को अचीवेबल दिख रहा है, तो मैं उस पैसे को निकाल के अपने और कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट में लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि मेरा जो गोल प्लानिंग था वो हो गया, बाई गॉड मेरे को रिटर्न अच्छे मिल गए, तो मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ और अपना सेफ बेट के लूंगा, जिससे कि मेरा जो गोल अचीव करना है मेरे को गोल अचीव हो जाएगा। आइदर या तो 4 साल में अचीव हो जाएगा या 5 साल में और बड़ा कॉर्पोरेट अपने साथ में इकट्ठा हो सकता है। तो ये बेसिकली एक गोल बेस्ड प्लानिंग के ऊपर मेरे को 5-7 मिनट का अपडेट करना था। एक जनरल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, यदि अपन जो डिस्कस किया उसको थोड़ा पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले एक सपोज करो मेरे को 20 साल में कोई घर खरीदना है, तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मेरे को एक घर खरीदना है। फर्स्ट ऑफ जो मेरा पहला स्टेप है। दूसरा मेरा स्टेप है कि मेरे को कितने टाइम में घर खरीदना है। तीसरा मेरा स्टेप है कि अभी मेरे पास में कितना पैसा है और मेरे पास में फ्यूचर में कितना उसको डिवोट करना पड़ेगा, उस गोल के लिए कितना पैसा मेरे को चाहिए। चौथा मेरा स्टेप है कि मेरे पास में जो गोल मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपने साथ में कितनी रिस्क इन्वॉल्व कर सकता हूँ। रीजन क्योंकि ये तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, साथ में मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल है, तो शॉर्ट टर्म गोल में मैं अपना ऑलरेडी असाइन कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ रिस्क एपेटाइट मेरा कितना है। पांचवा सबसे मेन स्टेप कि अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि इक्विटी एलोकेशन कितना करना है, डेट एलोकेशन कितना करना है या गोल्ड का एलोकेशन कितना करना है। और छठा स्टेप जो है वो बेसिकली मेरे को हर साल पे रिव्यू करना है कि मेरा जो गोल था 40 लाख रुपीज का आफ्टर 10 ईयर वो मेरा अचीव हुआ या मैं कितना उससे कितना दूर हूँ, या मेरे को एफर्ट एलोकेशन अपना चेंज करना है जिससे कि मैं अपने 40 लाख वाले गोल पे पहुंच पाऊँ। ये मेरा बेसिक एक तो गोल बेस्ड प्लानिंग पे था सर। अब गोल बेस्ड प्लानिंग के बाद में मैं आपको दूसरा इसमें हम लोगों ने इतना सब स्टार्ट किया, इतना सब हम लोगों ने समझा, लेकिन अब मैं दूसरा एक चीज और आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमने ये सब चीज तो सोच लिया कि मेरा एक सेकंड सर, ये एक बार गोल डिसाइड करने का, गोल आइडेंटिफिकेशन का, उसका पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आप शायद कवर कर रहे हैं वो उसका जो इक्विटी का जो रोल है वो उसका आप कवर कर रहे हैं। जी सर। हाँ, हम लोगों ने पूरा गोल अपना स्टडी किया। अब इसके बाद में मैं जो टॉपिक है मेरा इक्विटी का, कि गोल तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, लेकिन इस डिसाइड जो गोल है उसमें इक्विटी का कितना बड़ा रोल है और विदाउट इक्विटी हम ये गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़ा। तो इक्विटी का एलोकेशन कितना करें, तो उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ करना चाहूंगा कि इक्विटी में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, पिछले पास्ट ट्रेंड क्या रहा है इक्विटी का, सो दैट हम आगे का फ्यूचर फोरकास्ट कर पाएंगे थोड़ा बहुत, और आगे हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि हमारे गोल बेस्ड प्लानिंग में इक्विटी कितना बड़ा रोल निभा पाएगा। तो ये एक थोड़ा सा रीसेंट एग्जांपल है और वो इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि सबके साथ में हुआ है कि कोरोना अभी लास्ट मार्च 20 में अपने इंडिया को हिट किया, और पैन वर्ल्ड वाइड अपन चेक करें तो पूरा 20 जो पूरा ईयर था इस कोरोना के काल में निकला। तो कोरोना काल में मार्केट का बिहेवियर क्या रहा था, तो मार्केट का बिहेवियर यदि आप चेक करोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 37% करेक्ट हुआ, बट पोस्ट करेक्शन मार्केट ने 84% का राइज दिया। तो मार्केट गिरता है और मार्केट गिरने के बाद में चढ़ा, क्यों? क्योंकि पहले कोरोना का डर हावी हुआ, लेकिन कोरोना का डर हावी होने के बाद में हम सब लोगों ने समझा कि कोरोना जो है उसके साथ हमें लोगों को जीना है। कोरोना का कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अवश्य आएगा, जिससे कि मार्केट में दोबारा स्ट्रेंथ आएगा, मार्केट में दोबारा डिमांड आएगा। मैं मार्केट की यदि मैं बात करूं तो इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ सर। इकोनॉमी में ऑलरेडी डिमांड आएगा और इकोनॉमी डिमांड आएगा तो मार्केट दोबारा हम लोगों का बाउंस बैक करेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट 37% गिरा और उसके बाद में ऑलमोस्ट 100% चला। ये जितने भी डेटा हैं सारे दिसंबर 2020 के हैं सर, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट डेटा भी साथ में अपडेट करूंगा सर। अभी 100% से मोर देन 100% का राइज हो चुका है आफ्टर करेक्शन। जी जी। अब ये तो अपना 1 साल का ट्रेंड था सर। ये क्या ट्रेंड अपने पिछले 15-20 साल का यदि हम चेक करें तो ये हमेशा ऐसा ही रहा है या हमेशा मार्केट जो है लीनियर चला है? नहीं सर, मार्केट में हमेशा करेक्शन आए हैं,
करेक्शन आने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड पे गया है। और पिछले 20 साल की अपन बात करें तो ऐसे काफी इंस्टेंट है जिसमें मार्केट करेक्ट भी हुआ है और मार्केट दोबारा ऊपर की साइड पे गया है। तो इन सब चीजों में हुआ क्या, कभी मार्केट नीचे गया, कभी मार्केट ऊपर गया, लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न क्या आया इन्वेस्टर को? तो इन्वेस्टर को रिटर्न आया है 15% का सीएजीआर। ये दिसंबर में 90 से बात कर रहा हूँ और दिसंबर 20 तक की बात कर रहा हूँ। तो जी पिछले 30 सालों का जो रिटर्न है इन्वेस्टर का वो 15% की सीएजीआर होता है सर। जी जी सीएजीआर के थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा सर मैं, क्योंकि सीएजीआर होता क्या है? सीएजीआर सिंपल सा कैलकुलेशन होता है सर। 100 रुपए का 115 रुपए हो गया एक साल बाद, अब 115 रुपए के ऊपर 15 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। वो सीएजीआर का इफेक्ट जो होता है वो 115 के ऊपर जब 15 रुपए मिलेंगे ना मेरे को, तो मेरा जो इफेक्ट होगा 130 नहीं होगा, मेरा 132 या 133 का रिटर्न हो जाएगा सर। तो आप कंपाउंडिंग यदि करोगे तो कंपाउंडिंग जो है वो आपके पास में आपके कैपिटल को काफी बड़ी मात्रा में एड ऑन करता रहेगा सर। अब ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि पिछले 20-30 सालों में रिटर्न क्या रहा, लेकिन ये रिटर्न लीनियर नहीं था जो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया। लेकिन पिछले 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का रोलिंग रिटर्न क्या है? रोलिंग रिटर्न क्या होता है थोड़ा सा टेक्निकल वो मैं समझा देता हूँ सर। मैं यदि रोलिंग रिटर्न की बात करूँ 15 साल की, तो मतलब ये होता है कि सर 79 से यदि इंडेक्स स्टार्ट हुआ, जून 79 यदि मैंने लिया, तो पहला इंडेक्स पॉइंट जो मैंने कैलकुलेट किया है वो किया है 15 साल बाद में जून में। जी तो इसमें पहला जो रेफरेंस पॉइंट आता है वो 79 से लेके 94 का आता है, और लास्ट जो रेफरेंस पॉइंट आया है वो 2005 से लेके 2020 तक का आया है। जी तो इन बीच में मेरे पास में जो टोटल आए हैं, टोटल पीरियड कितने आए हैं, वो आए हैं 319। और 319 में से 319 दिन मार्केट पॉजिटिव रहा है। जी 319 में से 319 टोटल पॉइंट पे हमारा मार्केट पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रिटर्न जीरो रहा है। तो 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% रिटर्न उसमें पॉजिटिव साइड पे है। रिटर्न कितना है वो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन रिटर्न बिल्कुल। पॉजिटिव साइड पे है। जी लेकिन 3 साल का जो नेचर है वो 3 साल का नेचर ये कहता है कि 89% चांस है कि आपका रिटर्न पॉजिटिव साइड पे हो। तो बिल्कुल। मतलब हर 3 साल में ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न पॉजिटिव बना हो, 11% चांस ऐसी भी कि आपका रिटर्न नेगेटिव साइड पे रहा हो। जी जी लेकिन जैसे जैसे टाइम ओरिजिन को आप बढ़ाते जाओगे तो आपका रिटर्न जो है वो पॉजिटिव साइड पे मूव बढ़ होता जाएगा। जी ये कैलकुलेशन है जो है बहुत डिसेंट कैलकुलेशन है, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है सर। जो नीचे वाला ग्राफ है इसमें आप जब चेक करोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन बनाया है तो आपका माइनस रिटर्न और पॉजिटिव रिटर्न के बीच का जो गैप है ना वो लीनियर होता चला गया है। बिल्कुल। तो जो एवरेज रिटर्न है ना वो आपका एवरेज रिटर्न जो है वो 13 से 15% का शो हो रहा है सर। जिससे कि आपको ये दिखता है कि जितना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपका रिटर्न जो है मीन की तरफ लौट के आएगा, मतलब बिल्कुल। एवरेज रिटर्न जो है वो आपका आता रहेगा। अभी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट क्या अवेलेबल है वो हम लोगों ने सब लोगों ने पता है कि रियल एस्टेट अवेलेबल है, एफडी अवेलेबल है, इक्विटी अवेलेबल है। लेकिन अभी करंट ट्रेंड क्या है, इंडिया का जो हाउस होल्ड इनकम है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रखा है? तो इंडिया का जो मैक्सिमम हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट है वो एफडी में, एलआईसी में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया उसमें हो रखा है। लेकिन इक्विटी में कितना हो रखा है? इक्विटी में केवल सर 2% का अपना आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है। मतलब यदि हम लोगों का 100 रुपए का हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट है तो हम 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल इक्विटी में कर रहे हैं सर। जी इसका बिल्कुल। पर्पज क्या है 2 रुपए कर रहे हैं? 2 रुपए क्यों कर रहे हैं, आगे 2 रुपए बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए, वो हम आगे भी टॉपिक पे आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ग्लोबली क्या सीन है इसका? ग्लोबली ये सीन है सर कि हम इंडिया जो है केवल 6% जो है अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल। यदि हम यूनाइटेड स्टेट से कंपेयर करें, यूएस से कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर करें, तो वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 76% का। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा हम लोग अभी अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी और डिस्कस करेंगे कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या होता है। लेकिन एक रियल एग्जांपल है जो मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी ने इन्वेस्टमेंट अपना एफडी में भी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है कि गलती से इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले इक्विटी में किया हो। तो जी 20 साल पहले यदि आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो आज की डेट में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया सर 16.8 लाख, मतलब 17 लाख के करीब हो गया है। और बिल्कुल। एफडी का रेट कितना हुआ 4 लाख रुपए का सर। तो कितना डिफरेंस है सर, 4 टाइम का डिफरेंस है। ये जी 4 टाइम का डिफरेंस यदि आप आगे 20 साल और जाओगे ना तो फिर भी 4 टाइम रहेगा, लेकिन ये 4 लाख का जो आपका वैल्यू है वो आपका अगेन 16 लाख होगा, लेकिन 16 लाख रुपए का वैल्यूशन अगेन मल्टीपल टाइम हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो ट्रेंड है वो क्या बोलता है कि ट्रेंड ये बोलता है कि सर हमने आज जो इन्वेस्टमेंट किया उसका आगे 20 साल बाद में क्या वैल्यूशन होगा यदि हम किसी स्टडी रेट से ग्रोथ करें, और आज की डेट में हमारे पास में कुछ पैसा है तो उसका 20 साल बाद में इन्फ्लेशन की वजह से हम लोगों के पास में क्या होगा। जी तो ये सिंपल सा एग्जांपल है सर कि हम लोग जो अभी बात किया गोल बेस्ड प्लानिंग में, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो होती है हम लोग भूल जाते हैं कि आज का डेट में जो मेरा कॉस्ट है 1 लाख रुपए का, वो हो सकता है कि 20 साल बाद जाके बढ़ेगा। लेकिन 20 साल से कितना बढ़ेगा, तो 7% की इन्फ्लेशन में मानूं
तो जो मेरा काम आज 30,000 रुपए में होता है वो मेरा 1,16,000 में होगा। या आपको दूसरी तरीके से यदि मैं देखूं तो मैं ये बताऊंगा चाहूंगा कि 1,00,000 रुपए यदि आज मेरे पास में है तो 20 साल बाद में उसकी मेरी परचेजिंग पावर जो है, जो मैं फिर सामान खरीद सकता हूँ, वो केवल 25,000 रुपए रह जाएगा। बिल्कुल तो हम यदि ये सोच के बैठ के चले कि यदि आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर, क्योंकि 20 साल तक हमारी कॉस्ट ऑफ लाइफ जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है, वो सब बढ़ने वाला है। और वो सब जब बढ़ने वाला है तो हमारे पास में जो कॉर्पस है वो छोटा कॉर्पस रह जाएगा। तो उस कॉर्पस को रोकना नहीं है, उस कॉर्पस में फर्दर एडिशन करते रहना है, जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेट को प्राप्त कर सकें। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है डिटेल में कि इन्फ्लेशन जो होता है उससे अपने एफडी और उसका कितना डिफरेंस आया है। अब हम लोग जो मेजरली डिस्कशन कर रहे हैं, इतना हम लोगों ने सब डिस्कस किया कि गोल भी डिसाइड कर लिया, इक्विटी में भी एलोकेशन होना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या अवेलेबल है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए? या तो डायरेक्ट इक्विटी में जाके हम इन्वेस्ट करें या किसी हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जाके इन्वेस्ट करें, क्या ऑप्शन हमारे पास में है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्विटी में यदि हम इन्वेस्टमेंट करने का मानस बना चुके हैं, वो गोल से हम लोगों का आइडेंटिफाई होगा, बिल्कुल और गोल से आइडेंटिफाई होने के बाद में यदि हमारा मानस इक्विटी का बन चुका है तो इक्विटी के ऑप्शन क्या अवेलेबल है अपने पास में? तो इक्विटी के सर आज के डेट में दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। या तो हम पैसा लें और डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जंप कर जाएं, बिल्कुल 500 रुपए 1,000 रुपए हम जाके देखेंगे फिर 1,000 रुपए में क्या होगा, 2,000 रुपए में क्या होगा। तो इसकी जगह हम लोगों का ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है म्यूचुअल फंड का। यदि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टर को, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट करें और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहला जो मेन बेनिफिट होता है सर, वो मेन बेनिफिट होता है प्रोफेशनल के हाथ में आपका पैसा जाता है। जी जी यदि आपका पैसा प्रोफेशनल के हाथ में यदि पैसा जाएगा तो बेटर मैनेज करेगा। एक बिल्कुल सिंपल सा इसमें मेरे को, आप डॉक्टर साहब हैं तो मेरे को एक सिंपल सा एक इसमें एक पेशेंट याद आ जाता है, और पेशेंट का एक थोड़ा सा एक आइडिया याद आता है कि पेशेंट को यदि हल्का सा सर्दी खांसी बुखार है तो वो जाके केमिस्ट से दवाई ले लेगा, बिल्कुल लेकिन यदि उसको वो मेजर बीमारी है तो किसके पास जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर बिल्कुल इसका इलाज कर पाएगा। बिल्कुल तो यही सब चीजें हम लोगों को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में भी याद रखनी है कि यदि कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है तो आप सेविंग कहीं भी करोगे, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हमें बहुत लंबा सोचना है, बहुत आगे तक जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा जीवन के साथ में चलने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो हमारे आगे तक जाए, हमारे साथ में आगे तक रहे, जो हमारा वैल्यू क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन जो है उसका हम लोगों के साथ है। बिल्कुल तो म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल जो होता है ना, वो आपका एक ऐसा बंदा होता है जो आपके पूरे मनी को मैनेज करता है, और आप वो 100% इसमें एफर्ट डालता है कि आप उसके साथ में रहें, वो आपके साथ में बिल्कुल ईमानदारी से काम करे और आपके पैसे को बढ़ा के दे। दूसरा बिल्कुल एक मेजर बेनिफिट क्या होता है म्यूचुअल फंड में, कि आपके म्यूचुअल फंड के पास में नंबर ऑफ स्कीम होती हैं, अलग अलग तरह की स्कीम होती है। मैं स्कीमों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक हो जी जाएगा, जी लेकिन बिल्कुल म्यूचुअल फंड के पास में नंबर ऑफ स्कीम होती है जहां वो इन्वेस्ट करके आपका रिस्क जो है वो कम कर सकता है और आपका गोल बेस्ड प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। जी बिल्कुल एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड का बेनिफिट होता है सर, कि आप यहाँ मिनिमम 500 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आप 500 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में जाओगे ना, तो आपका हो सकता है कि कोई स्टॉक भी ना आए, एक स्टॉक भी। सही बात है लेकिन बिल्कुल सही म्यूचुअल फंड के 500 रुपए में आपके पास में नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है आप अपने पास में ऐड कर सकते हो। बिल्कुल तीसरा और चौथा सबसे बड़ा मेन बेनिफिट जो होता है वो होता है लिक्विडिटी का। आज की डेट में सपोज करो आपने कोई भी पैसा अपने रियल एस्टेट में डाल दिया और आप बैठ के बड़े खुश हो रहे हो कि सर मेरा 1 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया मेरे प्लॉट का, और मेरे को पैसे चाहिए 20 लाख रुपए, तो टुकड़ा तो बिकेगा नहीं सर सही आपका। बात है बिल्कुल अब जब टुकड़ा नहीं बिकेगा तो अब उसको 1 करोड़ रुपए का आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सही बात लेकिन म्यूचुअल फंड के पास में ऑप्शन है कि आपके पास में 1 करोड़ रुपए हो गया, तो आपके पास में जो इतना आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा म्यूचुअल फंड की यूनिट से आप निकाल सकते हो सर। तो म्यूचुअल फंड में आपका कॉर्पस करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, लाख हो, 2 लाख हो, उसमें से यदि आपको 500 रुपए भी चाहिए तो आप 500 रुपीज का विड्रॉल कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। और एक इसका सबसे बड़ा एक म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये होता है कि म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने बात की कि डाइवर्सिफाई होता है, डाइवर्सिफाई के अलावा इसमें काफी सारी स्कीम्स अपने पास अवेलेबल होती हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, सेक्टोरियल फंड हो गए, जहां अपना रिस्क एपेटाइट फिट बैठता है उस रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये पूरा बाइफोर्केशन है, आई थिंक मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अदरवाइज अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं उसके ऊपर मैं जाऊंगा। तो हम लोगों के पास में दो इन्वेस्टमेंट के मेजरली ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है लमसम, कि मेरे पास में कोई पैसा आया लमसम, मैंने अपने गोल डिसाइड किया, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने उससे डिस्कस किया और मैंने उसको अपना गोल बताया और उसने मेरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा मेरे पास में एक ऑप्शन होता है कि मेरे पास में अभी तो कोई बड़ा कॉर्पस इकट्ठा है नहीं, लेकिन मेरे को उसमें
आगे मंथली मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मंथली इन्वेस्टमेंट करते हुए मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास में ऑप्शन होता है कि 500 रुपए महीने से भी यदि अपन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपए महीने के महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे यदि अपन उसको बढ़ाते हैं तो अपन उसको आगे जाके बढ़ा भी सकते हैं। और एक ये रियल एग्जांपल है और इसमें मैं केवल 2 मिनट लूंगा सर, उसके बाद में मैं कुछ कैलकुलेशन मेथड है वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो 3 टोटल मिला के 5 बंदे हैं, ए बी सी डी ई। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं है, रियल एग्जांपल है। 2000 से किसी ने 10,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट किया और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पहला फाइनेंशियल क्राइसिस जो मार्केट में आया वो 2008 में आया था, जो काफी बड़ा था बिफोर कोरोना का। बिल्कुल। और वो सब लोगों को याद होगा 2008 का क्राइसिस, जब मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट में काफी मंदी आई। आई थिंक एमबीए वालों को जॉब भी नहीं मिलने लगा, 2-3 साल सब लोगों के बड़े टफ निकले। तो ये वो एग्जांपल है जब 2000 से एसआईपी स्टार्ट किया, सन 2000 से 10,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट किया और इसमें ए और बी दो बंदों ने एक साथ एसआईपी स्टार्ट किया। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद में दोनों बंदों ने अपना एसआईपी स्टॉप कर दिया। तो क्या वैल्यूएशन रहा और क्या रहा? तो एक बंदा है जिसने अपना फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट रिकवर हुआ और उसके बाद में अपना पैसा निकाल लिया, तो उसको जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका ऑलमोस्ट डबल के बराबर पैसा मिल गया। 10,90,000 रुपए इन्वेस्ट हुए और 17 लाख रुपए उसके पास में आ गए। लेकिन बी बंदे ने क्या किया सर, कि बी बंदे ने बोला कि मैं फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करूं, तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं किया और अपना एसआईपी स्टॉप किया। लेकिन अपना जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट था उस पैसे को आगे उसने उसने फोलियो में छोड़ दिया। तो उसका आज की डेट में क्या वैल्यूएशन है सर? उसका आज की डेट में वैल्यूएशन हो गया 94 लाख रुपीज सर। अब आप डिफरेंस देखो सर, कितना बड़ा डिफरेंस है। 20 लाख रुपए का और 95 लाख रुपए, केवल आपका 10-12 साल का जो अंतर है, ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट किया। तीसरा बंदा ऐसा था, उसने बोला कि उसने अपना एसआईपी भी कंटिन्यू किया और आज की डेट में अपना कॉर्पस चेक किया तो उसका कॉर्पस कितना हो गया, 1.25 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस हो गया सर। और चौथा बंदा ऐसा था और पांचवा बंदा ऐसा था, ये दो बड़े टैक्टिकल एलोकेशन होते हैं। चौथा बंदा ऐसा था जिसने मार्केट 10% से ज्यादा करेक्ट हो रहा है महीने में तो अपनी एसआईपी 10% से बढ़ा दी जी। तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 86 लाख रुपए का 2000 से लेके आज तक की डेट में 20 साल में, और उसका वैल्यूएशन हो गया 3,07,00,000 का। केवल मात्र 10,000 रुपए की एसआईपी हर करेक्शन पे 10% के करेक्शन पे दी, उसने 10% का मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो उसका वैल्यूएशन हो गया सर 3 करोड़ रुपए। तो आई थिंक बहुत बड़ा कॉर्पस है सर। और आई थिंक हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट सन 2000 से स्टार्ट कर सकते थे, करना चाहते हो। सही बात। लेकिन मैं सबसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि हमने यदि 10,000 का इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे यदि किया भी था या सेव भी किए थे तो आज की डेट में हमारे पास में ये वैल्यूएशन है क्या? यदि हमारे पास में ये वैल्यूएशन नहीं है और हम अपने आप को सोचते हैं कि हमने कहीं और इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा बनाया है, तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि हम लोगों को अगेन फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद में अपना गोल कि दोबारा अपने को डिसाइड करना चाहिए कि आगे 20 साल हम लोगों को और क्या करना है। और पांचवा बंदा सबसे बड़ा स्मार्ट था सर, उसने क्या किया सर, मार्केट करेक्शन पे वन टाइम पैसा डाला सर, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया हर 10% के मार्केट के करेक्शन पे। जिस महीने 10% मार्केट करेक्ट हो गया, जिस महीने उसने 1 लाख रुपए मार्केट में डिप्लॉय कर दिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट तो हुआ आधा, 42 लाख रुपीज कंपेयर टू 86 लाख रुपीज। लेकिन उसका वैल्यूएशन देखो सर 2.52 करोड़ रुपीज का। इसका मतलब ये है सर, मार्केट में करेक्शन आएंगे, टेम्परेरी करेक्शन है सर, ग्रोथ परमानेंट है। हमें करेक्शन से नहीं घबराना है इक्विटी मार्केट का, और अपने को पैसा कंटिन्यू बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। बिल्कुल, ये मेरा इक्विटी के ऊपर मेल छोटा सा एक आइडिया था कि जो मैं आपको हैंड ऑन सेशन भी कराऊं। अब एक हैंड ऑन सेशन कराने का मेरा पर्पज ये है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अपना फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोगों ने काफी कर ली, बिल्कुल, लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं कि हमने क्या खोया क्या नहीं पाया। मैथमेटिक्स में हमने इसको यदि हम करना चाहें तो क्या अचीव कर सकते हैं, तो 2 मिनट लगेगा सर केवल। इसको मेरे को बहुत कराना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या लोगों का है ना थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और ये रियल एग्जांपल है, और रियल एग्जांपल कैसा है सर, वो वेबसाइट की कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लगाई कि मैंने अपना कोई कैलकुलेशन लगाया और मैंने उसको कैलकुलेशन चेंज किया। सिंपल कैलकुलेशन, और एक कैलकुलेशन पहला बताता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी गोल बेस्ड प्लानिंग में डिसाइड किया कि यदि मेरे पास में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं, और मेरा आज के डेट से गोल डिसाइड किया कि मेरे को 20 साल बाद में जाके पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, तो यदि मेरा आज की डेट में 25,000 रुपए में खर्चा चल जाता है और 7% का इन्फ्लेशन रहता है, तो 30 साल बाद में यदि मैं रिटायरमेंट हो जाता है मेरा, तो मेरे को कितने रुपए चाहिए सर? उसका सिंपल सा एग्जांपल, यदि मेरा आज के डेट में 25,000 में खर्चा चलता है ना, तो 2 लाख रुपए चाहिए सर मेरे को 30 साल बाद उस खर्चे को चलाने के लिए। सही बात। तो ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि यदि हमारा आज के डेट में 25,000 में खर्चा चल रहा है ना, तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि 30 साल बाद जो हमारा खर्चा होगा तो वो 25,000 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख रुपए होगा सर।
सही बात। हम लोग गोल को डिसाइड कर लिया, लेकिन गोल में अंडर इन्वेस्टेड नहीं होने चाहिए सर। हमने गोल ये डिसाइड किया कि मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो हमें अपना फ्यूचर प्लानिंग भी करना पड़ेगा कि जो मेरा खर्चा आज के 25,000 में, वो मेरा 30 साल बाद में 2 लाख में चलेगा। बिल्कुल। दूसरा एक कैलकुलेशन है सर, जो मैंने गोल उसमें अपना गोल बेस्ड जो प्लानिंग थी उसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया था कि वेस्टिंग क्या होती है सर। ये जी सिंपल सा कैलकुलेशन है सर, 10,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और यदि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% रहा है, जो आपका हिस्ट्री में रहा है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपन ले लेते हैं, तो 20 साल बाद उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहेगी सर? 20 साल बाद उस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहती है 1.5 सीआर। जी जी जी। मतलब लगता है कि सर 24 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 1.5 करोड़ का वैल्यूएशन बन गया है, किसी के लिए अच्छा रहा, किसी के लिए बुरा रहा, लेकिन यदि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम ओरिजिन यदि हम 20 साल से बढ़ा के 30 साल कर दें, तो क्या होगा जी सर? ये क्या होगा सर? जैसी इन्वेस्टमेंट का टाइम ओरिजिन में 20 साल से बढ़ा के 30 साल करता हूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो 12 लाख रुपए बढ़ेगा, लेकिन मेरा वैल्यूएशन 7 करोड़ रुपए हो गया। बिल्कुल। तो यदि मैं जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, इसका मेन पर्पज क्या था, यदि मैं जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, उतना मैं फ्यूचर कंपाउंडिंग करूंगा, और जितना फ्यूचर कंपाउंडिंग करूंगा, उतना ही मेरा कॉर्पस जो है बेटर इकट्ठा हो पाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को अभी डिसाइड करें और डिले ना करें। तीसरा एक कैलकुलेटर है कि अब हम लोग गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को 1 करोड़ रुपए का नीड है आफ्टर 20 ईयर, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरे को कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करना चाहिए? मेरे को आज की डेट में सर, मैं जब तक 7,000 रुपए के अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा ना, मेरा 1 करोड़ का गोल अचीव नहीं हो पाएगा 20 साल में। यदि मेरा गोल यदि 30 साल पे यदि मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, तो बहुत सा छोटा सा अमाउंट चाहिए सर, केवल 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट यदि मैं आज के डेट में स्टार्ट करता हूँ, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि मेरा आता है, और मैं इसको थोड़ा सा और कम साइड पे करता हूँ, क्योंकि बहुत हाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12% से भी मैं कैलकुलेट करता हूँ, पर केवल 3,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट यदि मैं करता हूँ 30 साल के लिए, तो मेरा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है एक सिंगल 3,000 रुपए महीने की एसआईपी से भी हो सकता है सर। आपको यदि गोल पैसा ज्यादा चाहिए, तो आप उस गोल को ज्यादा बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आप बढ़ा सकते हो, अलग अलग गोल के लिए आप अलग अलग एसआईपी डिसाइड कर सकते हो, और उसके बाद में अपना गोल अचीव कर सकते हो सर। थैंक यू ओके सर, ये मेरा मेनली हाईलाइट था, जो मेरा आइडिया था कि मैं थोड़ा ब्रीफ में इसको अपडेट कर पाऊँ, इसलिए हो सकता है कि मैंने टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा ले लिया हो। सही तरीके से और इतना बिल्कुल क्लियरिटी आपने दी है, हर तरीका उसको कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि हमको बहुत अच्छा क्लियरिटी मिली है, मेरे को तो मिली है, और मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ मेरे दर्शकों को भी, जो है सभी जो देख रहे हैं उनको मिली है, कि एक तो कंपाउंड का जो आपने बताया, कंपाउंड का कितना एक इम्पैक्ट जो होता है अपने सेव में, एक हमने कितनी अर्ली हम जो है इसे अपना जो एज जो चूज कर, जिस पर हमको सेविंग करनी है, और उस पर हमको जो है बहुत ध्यान देना होगा, जितना अर्ली और जितना जल्दी हम करेंगे, उतना जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इक्विटी के बारे में जितना एक कंफ्यूजन और जो एक वो मिसलीडिंग वो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, और उसके कारण एक फियर का माहौल रहता है कि इक्विटी में कितना करें, इंडियन का नहीं देखा रेशो, देखा कितना कम रेशो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का, वो इसलिए कि सिर्फ एक फियर और एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है मार्केट की, या इसके कारण है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में, वो अपने उसको बेटर बताने के लिए, और वो जो एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको नहीं मिलती है, इन्वेस्टर को नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। बहुत अच्छा आपका रहा है। कुछ वैसे तो आपने सब कुछ ही बहुत क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत क्वेरीज हैं जो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि क्वेरीज हमारे सारे दर्शकों की भी हो सकती है। एक तो आपने कहा कि इक्विटी वॉलेटिलिटी के बारे में आपने कहा, तो ये जो मार्केट का इतना अप और डाउन चलता है, तो इसमें कैसे एक इन्वेस्टर ये एश्योर कर सकता है कि भाई इसमें किसी प्रकार का रिटर्न हमें मिल सकता है इस वॉलेटिलिटी वाली मार्केट में, तो उसको थोड़ा सा एक बार आप थोड़ा सा बताने की कोशिश। बिल्कुल सर, और इसके लिए मैं एक सिंपल सा सर अगेन अपनी स्क्रीन शेयर इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को क्या है कि डेटा के साथ में एनालिसिस करेंगे तो बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगा सर। जी जी। इक्विटी का हम लोगों ने एक चीज देखा सर, कि प्रीवियसली ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी शो किया था, एक्चुअली क्या है सर, इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी जो है ना, हम किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको रिटर्न लीनियर रिटर्न नहीं मिलता है सर, आपको जिगजैग रिटर्न मिलता है सर। जिगजैग रिटर्न का मतलब क्या होता है सर, किसी साल यदि बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, और किसी साल यदि बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको उसकी जगह रिवॉर्ड की जगह पेनल्टी भी मिलेगी सर। मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए कि सर हम किसी मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग असेट जो है वो कोई ना कोई कंपनी है। लेट्स से यदि मैं सेंसेक्स की यदि बात करता हूँ, तो सेंसेक्स में 30 कंपनी ऑलरेडी हैं, लेकिन 30 कंपनी में से कौन सा पोर्टफोलियो में स्टॉक लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो फंडे का काम है। लेकिन मेरा आइडिया क्या है, आइडिया केवल ये है कि मैं आपको केवल सेंसेक्स का रिटर्न हाईलाइट किया है। जी जी। और उसका पर्पज क्या था, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो ब्रॉड बेस है, ब्रॉड बेस इसलिए क्योंकि लोग उसको ट्रैक करते हैं, तो उसका रिटर्न जो है 14.5-15% का अभी तक आया है।
और आपने बोला इक्विटी का जो नेचर है वो वॉलेटाइल होता है सर, वो मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि इक्विटी का नेचर वॉलेटाइल होता है। लेकिन आप इस वॉलेटिलिटी को मत देखो सर, आप इस लीनियर लाइन को यदि देखते हो, इस लीनियर लाइन में जो रिटर्न है ना वो 15% है सर। मैं कहता हूँ सर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ना आज की डेट में अवेलेबल नहीं है जो 12% 13% का रिटर्न में डिलीवर कर पाए। आज की डेट में जो इन्वेस्ट अवेलेबल है वो 5%, 5.5% के। आपको लगता है यदि मैं 5-5.5% अपना गोल बेस्ड प्लानिंग करके और अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड है सर, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्क प्ले करना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी है सर, मैं मानता हूँ वॉलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो मैंने आपको ये चीज हाईलाइट की है, इस चीज को आप याद रखें, फोकस करें, तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी और आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है, आपने जो बताया अभी मैं देख रहा हूँ कि आज इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डिजिटल मीडिया पर उस पर है, और आजकल कोई अछूता नहीं रह सकता है। आपको देखना है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करनी है, आपको देखना है आपको गोल के लिए आपको कितना है, तो आपको सब कुछ आपने अभी बताया वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो आज हम फिर भी हम जो है अनभिज्ञ रहे इन चीजों से, और हम अभी भी फियर के माहौल में रहे इक्विटी के बारे में, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाती है, डिजिटल मीडिया पर आपको मिल जाती है। बस बात ये नहीं कि आपको लेने की है। बिल्कुल सर, मैं आपको मानता हूँ। एक जो सबसे बड़ा ये बात है कि जैसे अभी ये देखा है कि हिस्ट्री में जो देखा हमने 40-50% रिटर्न जो है वो मिला है, तो क्या फ्यूचर में भी संभावना है कि इतना ही रिटर्न ये रहेगा? क्या हम इसको फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना रिटर्न का? ओके सर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं सिंपल सा एक लिंक करूंगा। यदि अपने को अपना जीडीपी का नंबर यदि याद हो तो मैं 2-3 जीडीपी की नंबर रिपीट करूंगा। आज की डेट में मेरा जीडीपी जो है, इंडिया का जीडीपी जो है वो $3 ट्रिलियन का है। और अभी 2 साल पहले बिफोर कोरोना काल गवर्नमेंट जो है, इंडिया गवर्नमेंट, उसने अपना सपना दिखाया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2025 तक सर। बिल्कुल। ये 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन है क्या सर? मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ सर। जो आपका $5 ट्रिलियन का जो सपना है जीडीपी का, 2025 में ना होके 2026 में भी होता है, और आज मैं बैठा हूँ 2021 में, तो अगले 4-4.5 साल में मेरा 3 ट्रिलियन मार्केट यदि 5 ट्रिलियन मार्केट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस है ना सर, इक्विटी मार्केट जो है वो ऑलरेडी ग्रो करेगा, और जब ऑलरेडी ग्रो करेगा तो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन बनेगा ही बनेगा सर। तो जो हिस्ट्री में रिटर्न आया है 15% का, आई कैन अश्योर की 15% नहीं आएगा, आई कैन अश्योर की नहीं आएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा सर, लेकिन आज की डेट में जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उनसे काफी बेटर आएगा। वो कैसे बेटर आएगा मैं आपको छोटा सा डेटा एनालिसिस करूंगा। आप सिंपल सा देखो सर, आज की डेट में जीडीपी अपना इंडिया का किस बेसिस पे ग्रो कर रहा है। अपना इंडिया का जीडीपी का जो रेट है वो आ रहा है 6 से लेके 8% के बीच में। मैं इसको एवरेज करके चलता हूँ कि 7% का यदि जीडीपी का रेट अपना ग्रो करता है तो मैं अचीव कर पाऊंगा। अब जीडीपी है क्या? ₹7। ₹7 का जीडीपी क्या होता है सर? ₹100 का आपका है वैल्यू, ₹7 आप ग्रोथ कराओगे तो 7% का जीडीपी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोगों ने जो इन्फ्लेशन अटैच किया उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। जीडीपी का नंबर जब मैं बोलता हूँ कि 100 का 107 होगा, तो 100 का 107 का मतलब है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए 107 होगा। तो इसमें इन्फ्लेशन का जो नंबर है ना वो भी आप 3 या 4% और ऐड करो, तो यदि आप वैल्यू टर्म में रुपए की बात करोगे तो हो सकता है आपको पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न 7% है, लेकिन प्री इन्फ्लेशन की जो मैं बात करूंगा तो वो रिटर्न आएगा 12% का, 13% का, क्योंकि जीडीपी के साथ में इन्फ्लेशन भी अटैच है। तो हम लोग जो सिंपल जो डेटा एनालिसिस करते हैं, जो डेटा हम लोगों को अखबार में दिखता है जीडीपी का, इसका रियल जीडीपी एक होती है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें क्या होता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को आपको एड ऑन करना पड़ता है, जिसके बाद आप रियल जीडीपी पे निकाल पाते हो सर। तो इसलिए जो रिटर्न हिस्टोरिकल आया है वो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि हम लोगों का पहले जो ग्रोथ था वो 7.5-8% का था, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत हाई थी। इन्फ्लेशन थी अपनी 6-6.5% की। आज के डेट में इन्फ्लेशन जो है, पेपर इन्फ्लेशन जो है वो लोअर साइड पे है, 4% की, 3.5% की। तो मैं सिंपली इसको एड ऑन यदि करता हूँ 7 + 3.5 या 4, तो मेरा 11% का रिटर्न आज की डेट में मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर। तो इजिली आप 15% नहीं आएगा, लेकिन 11-12% आ जाएगा। लेकिन अगेन आप इसको कोरिलेट करो सर, अपने पास में जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है सर, गोल्ड है, गोल्ड का क्या रिटर्न है सर आज की डेट में? गोल्ड का प्रीवियसली आप रिटर्न उठाओगे 20 साल का, 30 साल का, तो रिटर्न का जो टोटल वैल्यूएशन आता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो आता है सर 6.5-7% का सर। तो मच बेटर है सर, यदि इक्विटी में यदि आप अपना एलोकेशन बढ़ा लोगे तो बेटर रहेगा कि हम अपने गोल को थोड़ा सा जल्दी अचीव कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखो जितना भी ये जो गोल्ड का है, जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें अगर इन्फ्लेशन को हमने काउंट नहीं किया, तो इन्फ्लेशन का जितना भी जो 7% या जो भी 4% जो हो रहा है, तो वो हम काफी बुलावे में ये रहते हैं कि भाई हम जो है फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, और वहां पर हमारा ये जो रियल एलोकेशन नहीं होता है वो डेफिनेटली जो है वो दुखदायी हो जाता है। मैं बिल्कुल आपकी ये बात मानता हूँ। और इसमें एक थोड़ा सा ये है कि आप ये बताएं, जैसे हम आपने कहा इक्विटी में डेफिनेटली हमको करना है, तो इसमें एडवाइजर का कितना रोल होता है? भाई हम जैसे खुद भी करना चाहें, हम थोड़ा सा, क्योंकि आजकल जानकारी तो खूब वेबसाइट पर और उस पर खूब पड़ी हुई है,
तो वो जानकारी लेके हम खुद ही जो है इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा बेटर है, या फिर हमें एडवाइजर लेना बहुत जरूरी है? वो थोड़ा सा आप थोड़ा जी। डॉक्टर साहब, इसका मैं आंसर सिंपल सा आपके प्रोफेशन से लिंक करते हुए मैंने ऑलरेडी दिया था, लेकिन इसको मैं दोबारा रीआइटेट करूंगा प्लस कुछ डेटा फैक्ट के साथ में। पर हल्की सी सर्दी खांसी जुकाम है ना, आप केमिस्ट से दवाई लेके काम कर लोगे, लेकिन आप भी खुद यदि डॉक्टर हो तो आपको यदि अपना कोई ऑपरेशन करना है या कोई आपको मेजर डिजीज है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे सर। सही बात, बिल्कुल सही। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी सर ऐसा नहीं है कि हर चीज का एक्सपर्ट केवल एक ही आदमी है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको लर्निंग के साथ आते हैं। इसलिए अपने प्रोफेशन में भी आप दीदी देखते हो तो हम डॉक्टर साहब के लिए हमेशा ये बोलते हैं कि सर इनकी प्रैक्टिस चल रही है, हम ये नहीं बोलते कि प्रोफेशनल है, डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है, हर कुछ नया सीखने को मिलता है। तो फिर हम अभी तक तो इक्विटी मार्केट के लिए कन्विंस नहीं है, और इक्विटी मार्केट के लिए कन्विंस हो भी गए और अपने अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर भी दिया, तो हम लोग सही फंड चूज कर पाएंगे क्या? यदि सही फंड चूज भी कर लिया तो हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए और इक्विटी एलोकेशन कितना नहीं होना चाहिए? तीसरा, यदि हमने फंड भी चूज कर लिया तो मेरे को एक चेता मार्केट जब करेक्ट होगा तो ये चार्ट तो आप देखने आओगे नहीं सर। जब आप चार्ट देखने नहीं आओगे तो आप पैसा अपना रिडीम करोगे, जब पैसा रिडीम करोगे तो जो मैंने आपको एसआईपी का एग्जांपल दिया था ए और बी का, आप उसका रिटर्न का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। एक बंदे ने 20 लाख रुपए लिया और एक जिस बंदे ने किसी का हाथ थामे रखा, मार्केट को मजबूती से पकड़े रखा, उसने उसका रिटर्न 1 करोड़ रुपए लिया सर। ये सिंपल सा डिफरेंस है। यदि आप कोई एडवाइजर अपने साथ में एसोसिएट कर लेते हो तो वेल एंड गुड है सर, नहीं तो आपको इसके लिए काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी सर, आपको काफी ज्यादा इसमें एंटर करना पड़ेगा मार्केट में। डे टू डे बेसिस की जो भी आपका बिजनेस है उसको छोड़ के आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, डे टू डे बेसिस पे अपने को वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा, डे टू डे बेसिस पे जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं वो सब पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप कुछ अपना बेटर कर पाओगे। यदि आपके पास में इतना टाइम, इतना नॉलेज, सब कुछ है तो ठीक है, तो आप कर सकते हो। यदि नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल को हायर करो और वो आपका इन सब चीजों में हेल्प करेगा और वो आपका फाइनेंशियल गोल प्लानिंग में हेल्प भी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने पीयूष जी। बिल्कुल, जैसे जो किसी प्रोफेशन में आप अपने प्रोफेशन में ही आप ध्यान लगाएं, उसमें आप अपडेट रहो, और बाकी ये जो इन्वेस्टमेंट का और जो आपका इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम, वो उनके जो एक्सपर्ट है उनको छोड़ दें तो वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा प्रॉपर तरीके से आपके फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा है कि मार्केट की मूवमेंट में जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर है उन्होंने जो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया, ये अब नए क्लाइंट है वो जुड़ना चाह रहे हैं, तो क्या उन इन्वेस्टर के लिए आपको कुछ एडवाइस आप देंगे उनके लिए, कि जो अब नया ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, इस तरह से मार्केट करेक्ट हुआ है? मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल कोरिलेट कर पा रहा हूँ सर, और कोरिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास में डेली बेसिस की काफी सारी क्वेरी आती हैं कि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ में जब मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम कर दिया। चलो कम तो कर दिया, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड पे आया मैंने अपना इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया, अब मैं क्या करूं? ये सबसे बड़ी तकलीफ है सर मार्केट के साथ में, कि हम लोग जो है मार्केट को ट्रैक करते हैं और मार्केट को ट्रैक करने के हिसाब में अपना ही जजमेंट निकालते हैं कि मार्केट 7,500 हो गया था, अब 10,000 हो गया तो मेरे को इन्वेस्टमेंट निकाल लेना चाहिए, जब 7 आएगा तो मैं दोबारा डाल दूंगा। तो ये मार्केट ऐसा है, और मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, मार्केट के जो वीकनेस है ना, वो आज की डेट में कोई इंसान नहीं पहचान पाया, कोई मशीन नहीं पहचान पाई, तो हम भी नहीं पहचान सकते सर। लेकिन इसका एक सिंपल सा आंसर मैं देता हूँ, जिसने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है सर। यदि आपको किसी ए लोकेशन से बी लोकेशन पे जाना है, या मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपको दिल्ली से बॉम्बे ले जाना है और आपने किसी ट्रेन को पकड़ लिया और ट्रेन अभी तक राइट स्पीड में चल रही थी और ट्रेन आपकी गंगापुर सिटी में आई और आपने किसी बहाने से आप ट्रेन से उतरे और आपकी ट्रेन छूट गई। अब आपको जाना तो बॉम्बे है सर, लेकिन आपकी ट्रेन चली गई। आप दोबारा कोई दूसरी ट्रेन आएगी तो आप बैठोगे ना उसमें, या उस ट्रेन का वेट करोगे कि सर वो ट्रेन पीछे आएगी तब जाके मैं बैठूंगा? नहीं करेंगे ना। तो जो दूसरी ट्रेन आएगी उसमें हम लोग बैठेंगे। यस, हम लोगों ने गलती कर चुके हैं, हम लोग अपना गोल ऑलरेडी डिसाइड किया था कि 10 साल में अचीव होगा, हो सकता है 10 की जगह 12 साल में अचीव होगा, लेकिन ये चीज एक्चुअली हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा गोल तो अचीव हो जाएगा। अदरवाइज 2 साल बाद हमारा गोल जो है वो 12 साल की जगह 15 साल में जाके अचीव होगा। तो बेटर ये है कि यदि आप एग्जिट हो चुके हो तो दोबारा आप अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशन करो, पर मैथमेटिक्स पूरी करो दोबारा, और अपने को दोबारा गोल से एसोसिएट करो, और जो आपकी गोल बेस्ड प्लानिंग में जो फिट बैठता हो उसके हिसाब से किसी एडवाइजर की या किसी पर्सन की हेल्प लो और दोबारा अपने को उस ट्रेन में चढ़ जाओ, पर जो ट्रेन अपने पास में सबसे पहले अवेलेबल है अभी मुंबई जाने के लिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया कहा। बस अब लास्ट में एक क्वेश्चन थोड़ा सा और, मेरा एक क्वेरी अभी आई, हालांकि आपने उसका बहुत हद तक आपने आंसर दे दिया है। थोड़ा सा एक ये क्लैरिटी हम करें कि भाई ये गोल्ड में, रियल एस्टेट में और जो इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के,
वो उनको कुछ देखा जाए या नहीं देखा जाए, या सिर्फ इक्विटी के बारे में सोचा जाए, या इसमें कुछ एज बेस्ड या इस तरह का कोई रोल है, वो भी आप थोड़ा सा हमें क्लियर। बिल्कुल सर, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। आंसर देने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ सर आपको कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो हम लोगों ने स्टार्ट बात किया, हम लोगों के पास में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बहुत है सर। जी जी आज की डेट में किसी भी घर में यदि आप जाओगे तो सबके दादा परदादा ने ना एक जमीन का टुकड़ा तो अपने पोते के लिए इकट्ठा करके दे चुका है। बिल्कुल। ठीक है, अब यदि लड़की की शादी की बात करें तो लड़की की शादी के लिए माँ ने ऑलरेडी 15 साल वाली की जो प्लानिंग है वो उसने उसने गोल्ड इकट्ठा करके रखा हुआ है। जी जी यदि मैं एजुकेशन प्लानिंग की यदि बात करूं तो वो किसी ने नहीं किया हुआ है सर। यदि मैं बात करूं एलआईसी की, तो एलआईसी सबने लोगों ने ले रखी है। तो आज की डेट में क्या हो रखा है सर, हम लोग फाइनेंशियल लिटरेट तो हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेट के साथ में हम लोगों की एफर्ट एलोकेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। वो प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ट्रेडिशनली उसको फॉलो किया है, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन भी वो अवेलेबल थे, लोग आते थे, उनके पास में ऑप्शन भी लिमिटेड थे। जब ऑप्शन लिमिटेड थे तो हमारे पास में जो मीडिया जो माइंडसेट क्रिएट करता था कि ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, हम लोगों ने वो इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लिया अपने पोर्टफोलियो में। तो रियल एस्टेट ऐड कर लिया, गोल्ड ऐड कर लिया, एलआईसी ऐड कर ली, एफडी ऐड कर ली। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में सर हद से ज्यादा है। जी सबसे बिल्कुल। ज्यादा इसलिए बोलूंगा मैं क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि इक्विटी एलोकेशन जो है ना हमारे पास में बहुत बहुत शॉर्ट शॉर्ट में है सर। इसके लिए एक मैं सिंपल सा आंसर बताता हूँ सर आपको। जितने भी अपने दर्शक हैं उनसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको 5 मिनट का टाइम भी मिले सर, 5 मिनट का टाइम, और आप किसी को नहीं डिस्क्लोज करो सर, आप एक पेपर पे लिखो कि आज की डेट में आपके पास में क्या रियल एस्टेट का वैल्यूएशन है, क्या आपके पास में गोल्ड का वैल्यूएशन है, क्या आपके पास में पीएफ का वैल्यूएशन है, क्या आपके पास में एलआईसी है। जब आप उसको टोटल कर लो और साथ में एक छोटा सा टोटल नीचे करोगे कि आज की डेट में आपके पास में म्यूचुअल फंड कितने हैं या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना है, यदि आप जब चेक करोगे ना तो आपको अपना आइडिया लगेगा कि मैंने 2%, 3%, 4% ज्यादा एलोकेशन किया ही नहीं है। बिल्कुल तो जब मेरा इक्विटी में एलोकेशन ही नहीं है तो मैं इक्विटी एलोकेशन से घबराऊंगा नहीं, पहली बात तो फिर मेरे को इक्विटी एलोकेशन में इक्विटी बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपना बेसिक कैलकुलेशन कर लिया कि मेरे पास में सब कुछ है, इक्विटी तो है ही नहीं, तो मैं इक्विटी से घबरा क्यों रहा हूँ। तो इक्विटी तो मेरे को बढ़ाना चाहिए। आज के डेट में गोल्ड के साथ सबके साथ रिस्क है। यदि किसी टाइम पे गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो इसका इम्पोर्ट ड्यूटी है मैं इसको घटा के आधा करने जा रहा हूँ, तो आपका गोल्ड का रेट सिंपली 5% करेक्ट हो जाएगा सर। बिल्कुल। क्योंकि गोल्ड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो आज की डेट में 10-11% की है, वो आपका सीधा सीधा फ्लैश होगा 5% पे, तब भी आपका गोल्ड का रेट करेक्ट होगा। तो आपको इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में है ही नहीं तो घबराना नहीं, और जब घबराना है तो फिर इक्विटी लेनी नहीं सर। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि आपके पास में कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको लगे कि आपका इक्विटी एलोकेशन बहुत लोअर साइड पे है तो आप उसको 100% बढ़ाओ। और मैं आउट ऑफ 100 99% लोगों के साथ में चैलेंज कर सकता हूँ कि सबका इक्विटी एलोकेशन जो है वो काफी लोअर साइड पे, और उन सबको अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया पीयूष जी, आपने इतना शानदार तरीके से जो है ये पूरा जो आज इतनी क्लैरिटी आपने दी है। कुछ टेक अवे पॉइंट जो है मैं इसमें जान पाया हूँ आपका, उसमें ये है कि एक तो आपका गोल, आपका प्रॉपर गोल, आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, गोल की प्रोसेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जो एसेट्स का एलोकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो अकॉर्डिंग टू जो आपका एज, आप जो कैलकुलेटेड रिस्क आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो एसेट्स एलोकेशन होना चाहिए। इक्विटी का डेफिनेटली आपका रोल इसमें होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का जो रिटर्न आ रहा है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, और वो पूरा हिस्ट्री जो आपने बताई है पूरा जो है उससे लग रहा है कि और इसमें जितनी जल्दी हम एंट्री करेंगे उतना जल्दी ये सही होगा। डेफिनेटली इसमें एक जो लिक्विडिटी का पार्ट है वो बिल्कुल ही वो एक बहुत अच्छा कन्विंसिंग पार्ट है कि आपको इसमें लिक्विडिटी मिलती है। आपको जब इसमें आप चाहें आप पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। आपने रियल एस्टेट में पैसा आपका बन गया और उसमें आपके वेल्थ आप क्रिएट हो गए, लेकिन आपको एक जो लिक्विडिटी है वो आपको नहीं मिल रहा। तो लिक्विडिटी भी आपको जरूरी है। आपके जो खर्चे हैं, आपके जो मेजर जो खर्चे आते हैं, जैसे शादी ब्याह है, आपको घर लेना है, आपको कार लेनी है, तो ये सारे डेफिनेटली उसमें काम आते हैं। बहुत बढ़िया रहा आपका, और मैं डेफिनेटली दर्शकों से कहूंगा कि आपको कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिए, और मैं फिर इनको मैं परेशान करता रहूंगा, क्वेश्चन को पूछता रहूंगा, और उसके जो है जानकारी आप मिलते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जी, आपने समय निकाला, आप आए और आज हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात हो पाई, और ऐसे ही फिर कभी मौका मिलेगा फिर किसी और टॉपिक पर आपसे जो है वो, क्योंकि फाइनेंस का तो एक बहुत बड़ा एक पूरा एक वो है, एक पूरा किंगडम है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। पूरा वर्ड बोलूंगा सर मैं तो इसके पूरा बारे में, फाइनेंशियल पूरा वर्ड है सर, और जितना उतना एंटर करोगे उतना ज्यादा हम लोगों की लर्निंग बढ़ेगी सर। और आई थिंक ये बहुत छोटा ब्रीफ सेशन था, टाइमिंग हम लोगों के पास में लिमिटेशन था, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा फास्ट कवर किया। बट अगेन यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुकेश जी के थ्रू आप मेरे से रीच कर सकते हो, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको बेटर वे में ट्राई करूंगा कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू मुकेश सर फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू पीयूष जी।
फोटोकार्ट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है। फोटोकार्ट एक मार्केट प्लेस है जो कि एक बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सारे जो सेलर्स है, किसी प्रकार का जो प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं उनके लिए। तो आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं तो आप इससे जरूर जुड़ सकते हैं। ये आपको ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और एक बार फिर मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद, और एक बार फिर पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।